कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो होते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और इनको पढ़ना भी इसी ऑर्डर में है। अपने ब्रेन को ऐसे बोलना है, अब मैं आगे से इसको ऐसे यूज कर लूंगा। ये हो गई आपकी लर्निंग। एक ऑर्डर तय कर लो, कागज पे लिख लो मुझे इसी ऑर्डर में करना है। ऑर्डर चेंज मत करना, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ऑर्डर चेंज मत करना। अगर आपने कोई ऑर्डर बनाया उसको फाइनली लॉक करना। हेलो बच्चों, जनवरी जेई मेन 2025 खत्म हो चुका है। अप्रैल जेई मेन 2025 खत्म हो चुका है। 2025 में इंजीनियरिंग का जो अगला एग्जाम है, जो बड़ा एग्जाम है, वो है जेई एडवांस, आईआईटी, जिसके सपने सभी लोग देखते हैं। हर इंजीनियर का सपना होता है आईआईटी में जाने का। इस साल एग्जाम 18 मई को होगा और कंडक्ट करा रहे हैं आईआईटी कानपुर। इस बचे हुए समय में मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होगी जेई एडवांस को क्रैक करने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। जेई एडवांस एग्जाम हाईली अनप्रेडिक्टेबल बच्चों को लगता है और प्रेडिक्टेबल उन बच्चों को लगता है जो हार्ड वर्क करते हैं। उनको अंदर इतना बिलीफ होता है कि नहीं, हम एग्जाम में सवाल कर पाएंगे। तो क्या आप वो बिलीफ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं इस बचे हुए 1 महीने के अंदर? मैं मानता हूं 30 दिन से ज्यादा बचा है समय, लेकिन फिर भी आखिरी के 7 दिन एंजाइटी होती है। उस समय प्रिपरेशन अपन ज़्यादा नहीं कर पाते। तो जो बचा हुआ समय है वो यही 30 दिन डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं कि हमें मैथ्स जो पढ़नी है वो आखिरकार कैसे पढ़नी है। हमेशा स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम शुरुआत कहाँ से करें। मैथ्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि मैं कैलकुलस से शुरू करूँ। जब बच्चे सोचते हैं कैलकुलस से शुरू करूँ तो वो सोचते हैं कि चलो मैं फंक्शन से शुरू करूँगा। तो पहले तो अभी आखिरी के समय में, रिवीजन के समय, ये सोच थोड़ी सी अलग है, गलत भी बोल सकते हैं आप इसको, ये ठीक नहीं है। दूसरा, फंक्शन से स्टार्ट करना से आप एंड तक आते आते जो कैलकुलस के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसको मिस कर देंगे। तो आपको स्टार्ट करना चाहिए एंड से। लेकिन कैलकुलस तो पूरी दुनिया पढ़ती है और एंड में आकर एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा पोर्शन पढ़ती है जिसका वेटेज अच्छा खासा होता है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस से उस पर एक्सीलेंस भी ला सकते हैं। वो है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो होते हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और इनको पढ़ना भी इसी ऑर्डर में है, इसी ऑर्डर में पढ़ना है जो आपको डिस्प्ले हो रहा है। बात यही है, स्टार्ट आप करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। शुरू के 5 दिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देकर ये 5 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आपका काम बहुत कुछ आसान हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल बच्चे बोलते हैं सर हमें सोचने में बड़ा टाइम लगता है। तो वो सोचने का टाइम जो आपको लगता है, अगर आप शुरुआत में दोगे तो आपका ब्रेन उसके हिसाब से टाइम को रिड्यूस करता जाएगा। अगर एंड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे तो आपके अंदर वो सोचने की कैपेसिटी नहीं होगी। आपको ये लगेगा टाइम वैसे ही कम है और आखिर के 15 दिनों में टाइम और कम होगा, तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करो, क्योंकि ये आसान पोर्शन है और स्कोरिंग पोर्शन है। वैसे तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी रिकमेंडेशन होती है, हर एक बच्चे की जेई की जर्नी अलग होती है, हर एक बच्चा अपने हिसाब से प्लान करता है। कुछ बच्चों ने सब कुछ पहले ही कर लिया है, वो अभी केवल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो अभी केवल रिवीजन कर रहे हैं, या अभी वो मल्टीपल टेस्ट देकर उसको ग्रिल कर रहे हैं अपनी नॉलेज को। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी आखिर के 30 दिनों में मैं क्या और मैजिकल कर सकता हूं जिससे मेरी रैंक इंप्रूव हो जाए। तो उसके गाइडेंस को लेकर मैं ये पूरा प्लान कर रहा हूं। ठीक है, तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करें। और मेजरली आपको पता है कि आपको स्टार्ट करना है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पर। पैराबोला में अगर आप देखें तो जे एडवांस पीवाईक्यू में, जे एडवांस पीवाईक्यू काउंट करें 2002 से लेकर 2024 तक, तो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग 110 से ज्यादा सवाल है। तो ज्यादा सवाल नहीं है, 110 प्लस सवाल है, ज्यादा नहीं है, इसके आसपास ही है। तो ये पूरा करने में आपको कितने दिन लगेंगे, आप इसके हिसाब से प्लान करें। डेली 5 आवर मैथ्स की स्टडी करनी बहुत जरूरी है फॉर मैथमेटिक्स डे।
इतनी पिटाई आपको खुद की करनी होगी मैथ्स में। मैथ्स में खुद की पिटाई करो, बार बार ढूंढो सवाल को। सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एकदम से डाउट पूछने की जगह उससे लड़ाई करो। सॉल्यूशन देखकर भी आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, आइडिया नहीं लग रहा, तो आप उसको घिसो, फाइट करो। नहीं हो रहा, 5 मिनट का नैप लो, डीप ब्रीथ लो, उसके बाद वापस स्टार्ट करो। ये जो धुनाई है, ये जो पिटाई है जब आप खुद की करते हो, ये जो हार्डवर्क आप खुद के लिए करते हो, वो आपको एक्सीलेंस लेवल पर पहुंचाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, जेई की जर्नी में आपको एक कदम आगे रख देगा। तो यही आपको करना चाहिए। तो आप खुद बताइए 110 सवाल आपको करने में कितना समय लगेगा। मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स में आपको रोज कितने सवाल सॉल्व करने हैं। जब मैं 4 से 5 घंटा पढ़ने को बोल रहा हूं, कम से कम 5 घंटा मैथ्स पढ़ने को बोल रहा हूं, तो 1 घंटे में 12 सवाल या कई बार 10 सवाल भी आप करते हैं, तो 6 सवाल के आसपास अपन कर रहे हैं। तो अपन मिनिमम 30 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, 60 क्वेश्चन का डेटा आता है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करते हो तो ये मिनिमम 30 की जगह हमारा मिनिमम 50 सवाल तक पहुंच जाता है, या 40 to 50 सवाल पहुंच जाता है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ टफनेस। और ये मैक्सिमम 80 सवाल तक पहुंच सकता है। इससे ज्यादा पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आपको तीनों सब्जेक्ट का एक बैलेंस बना के चलना है। तो आपको 5 घंटे में ये एवरेज आपको बिठा के चलना है। तो मिनिमम 30 सवाल जो कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है वो मिनिमम 40 to 45 या 50 तक पहुंचने का प्रयास करें। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अटेम्प्ट बढ़ाओगे तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करोगे तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे। हो सकता है शुरुआत में आपको किसी एक क्वेश्चन में 10 मिनट का समय लग रहा हो सकता है शुरुआत में एक क्वेश्चन आपसे 20 मिनट में हो रहा हो, तो आप एक क्वेश्चन के लेकर परेशान हो जाते हो, सर इस सवाल को करने में तो समझने में 20 मिनट लग गए, सॉल्यूशन समझने में, तो मेरे से कहां जे एडवांस होगा। लेकिन यहां पर मैक्सिमम बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। शुरुआत में आपको हो सकता है शुरुआत में समझने में टाइम लगे, लेकिन याद रखो बच्चों, इंसानी बुद्धि जो होती है वो धीरे धीरे लर्न करती है। अगर आप रोज हार्डवर्क कर रहे हो, मान लो आपने एक दिन में 30 सवाल ही समझे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन आप 35 समझोगे, तीसरे दिन आप 40 समझने लग जाओगे, और चौथे दिन 45 समझने लग जाओगे। ये ग्रेजुअल इंक्रीमेंट जो है 7-8 दिन के अंदर आपको नजर आएगा, अगर आप रोज 15 घंटे स्टडी कर रहे हो और 5 घंटे रोज मैथ्स को दे रहे हो। ये इंक्रीमेंट जो आएगा आपके अंदर वो आपको जिताएगा, ये आपकी रियल पावर होगी। इसी पावर के लिए आपको काम करना है। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस ऑर्डर में काम करना है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में आप हाइलाइट्स जो हैं वो विद प्रूफ करें, विद प्रूफ मेमोराइज कर लें। और इसको करने में कितना समय लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, हर एक में 15-15 हाइलाइट्स है, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही होगी, उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करें, विद प्रूफ इसको मेमोराइज करें। 1.5-2 घंटे में ये हो जाएगा, तो ये ज्यादा लंबा काम नहीं, 5 घंटे में, ये 5-6 घंटे में पूरा हो सकता है। तो एक दिन में जैसे ही आप हाईलाइट करोगे कॉनिक सेक्शन की, वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सीलेंस अपने अंदर ला सकते हैं। अगर 5 दिन भी देने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा खासा वेटेज है। 5 दिन में 4 सवाल कम से कम आपके सॉल्व होने लायक बन जाएंगे। तो सोचिए, आप काउंट कीजिए रिटर्न, सोचिए कि आपने 5 दिन दिए हैं और 4 सवाल आपके सॉल्व होने के लायक बन रहे हैं, 4 में से 3 आपके सही हो सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आउटपुट होगा। ठीक है, तो आप हाईलाइट सारे विद प्रूफ मेमोराइज करें और इनकी प्रैक्टिस करें। सवालों की प्रैक्टिस ऐसे छांटें कि आप बहुत ज्यादा थ्योरी पे मत जाएं। जैसे बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो फॉर्मूला रिवाइज करने में समय खराब मत करें। यहां पर मैं जब पढ़ने को बोल रहा हूं ना आपको, तो क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं, फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना। दिस इज नॉट द टाइम फॉर रिवाइजिंग द फॉर्मूला। मैथ्स में फॉर्मूला रिवाइज नहीं करने। अधिक से अधिक हुआ तो कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला हुआ तो हम सवाल के एप्लीकेशन के साथ या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लर्निंग कर लेंगे उस फॉर्मूले की। लर्निंग मतलब सीख लेंगे। लर्निंग का मतलब रटना नहीं होता, लर्निंग का मतलब सीखना, लर्निंग का मतलब स्किल डेवलप करना। तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करने की स्किल डेवलप कर लेंगे, वही अपने लिए काफी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन बोलते हैं t इक्वल टू s1 कहां यूज होगा, तो t इक्वल टू s1 कहां यूज होता है, उसका यूसेज आप पता कर लें। तो ss1 बराबर t स्क्वायर कहां यूज होता है, उसका यूसेज पता कर लें।
तो ये अपने आप में आपके लिए फॉर्मूला रिवाइज करने जैसा ही हो गया। सवाल के साथ मतलब इसको अलग से थ्योरी कॉपी खोलकर रिवाइज नहीं करना है। जब सवाल आएगा उसी के साथ आपसे वो सवाल अटकेगा। जब आपका वो सवाल अटक जाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन देखोगे, सीखोगे, पूछोगे, है ना। तो जब सॉल्यूशन देखोगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा यहां पर t इक्वल टू S1 से काम चल गया, अच्छा अब मैं आगे से इसको यूज कर लूंगा। अपने ब्रेन को ऐसे बोलना है, अब मैं आगे से इसको ऐसे यूज कर लूंगा। ये हो गई आपकी लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिचुएशन होती है, यहां से परपेंडिकुलर डालो 0,0 पर, ये पॉइंट x1, y1 आ गया। अब इस सिचुएशन में आपको एक डेटा याद रखना है, क्या कि इस लाइन की इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होती है। अब ये ऐसे तो रटाई में आएगी नहीं, इसका पूरा डेरिवेशन होगा कि भैया इसकी स्लोप होती है y1/x1, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी -x1/y1। पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है, लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। लेकिन ये डेटा यूज होगा किसी सवाल में, तब आप उसको याद रख पाएंगे, अदरवाइज आप याद नहीं रख पाएंगे। तो डिराइव तो करना है आपको, पढ़ते समय डिराइव करना है। तो हो सकता है एक सवाल में समझने में, जो सवाल आपके लिए अनजाना हो, उस सवाल को समझने में आपको 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन बेटा वो 15 मिनट आपका टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम इन्वेस्ट करवा रहे हैं आपके एग्जाम में। वो डेटा आपके ब्रेन में फीड हो रहा है अगर आप शांति से उसे पढ़ रहे हैं। जेईई मेन में आपने स्पीड के लिए प्रैक्टिस करी होगी, लेकिन आपने देखा होगा मैथ्स फिर भी टफ आता है। उसमें भी सेम सिचुएशन थी, वैसी सिचुएशन एडवांस में थोड़ी सी और हाई लेवल पे होगी, और शांति बनाए रखनी है, यही आपको ध्यान रखना है। तो टाइम में इन्वेस्ट कीजिए, उसको वेस्ट मत समझिए। अगर आप 5-6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये सारी चीजें रोज रोज धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एक दिन में एकदम से सीढ़ी चढ़ने की ना सोचें। 5 से 7 दिन लगेंगे, जब आप समझ जाएंगे कि आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आपकी कमियां क्या है, अपने आप उस पे उससे निकलना शुरू कर देंगे जो आपकी कमियां हैं। पेशेंस इज द की। शांति बना के रखना बहुत जरूरी है, यही मैं बता रहा हूं। तो अभी एंजाइटी में मत आइए। बाकी कहां से करें ये सारी प्रॉब्लम्स? पास्ट 12 साल के कर लें, या फिर अगर आपने कर लिए हैं तो 20 साल के कर लें। जेईई एडवांस में बच्चे बोलते हैं, एक बड़ा कंफ्यूजन है कि सर जेईई एडवांस में पीवाईक्यू तो रिपीट नहीं होते, तो हम क्यों करें? हम तो नए सवाल ढूंढेंगे, हम तो नई नई किताबें करेंगे। बेटा जब किताबें करोगे तो आपको क्या पता कितने सवाल लगाने किसी चैप्टर में एक्सीलेंस लाने के लिए। तो आप ये मान के चलो, मान लो जैसे पैराबोला में आपको 40 सवाल पीवाईक्यू आए हैं, तो ये 40 सवाल पूरा डेटा कवर कर रहे हैं पूरे पैराबोला को सिखाने के लिए। या फिर ये हाइलाइट्स है, पैराबोला में मान लो 15 प्लस हाइलाइट्स हैं, तो ये 15 प्लस हाइलाइट्स अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इससे पूरा पैराबोला तैयार हो जाता है। तो ये काफी है यार। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको करना पड़ेगा। बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, एलन में पढ़ते हैं, उनको हम सिलेक्टेड सवाल वैसे देते हैं कि इतना सा कर लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और बच्चे जो एलन के विद्यार्थी हो देख भी रहे होंगे, जो हम क्लास में करवा रहे हैं, उतना सा ही करने पर पूरा चैप्टर तैयार हो रहा है, और एक दिन के अंदर एक चैप्टर तैयार हो रहा है। कोई लंबा चैप्टर है 2 दिन में हो रहा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यही आपको एक फेथ रखना है कि आपको हमारे साथ साथ फॉलो करना है, या आपने एक शेड्यूल को बनाकर उसको फॉलो करना है। मॉक टेस्ट दें जेईई एडवांस लेवल के, कम से कम 5 दिन मॉक टेस्ट दें, मतलब 10 पेपर, पेपर 1 पेपर 2 फॉर्मेट में आप 5 दिन तक ये कम से कम दें, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट दें, काफी होंगे। बाकी समय आप प्रैक्टिस करते रहें। कुछ बच्चे पूरी पढ़ाई कर चुके हैं तो डेफिनेटली रोज मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, या एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे होंगे, तो रोज मॉक टेस्ट देना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसका अगर प्रॉपर रिवीजन नहीं करते हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो अगर आपने पेपर 1 पेपर 2 का फॉर्मेट दिया है तो आपको उसका रिवीजन करने में कम से कम 6 to 7 आवर लगने चाहिए। 6 to 7 आवर का आपको उसका रिवीजन करने में लगना चाहिए, तब तो आपकी ग्रोथ होगी। वरना बच्चे हमेशा एक कंप्लेन करते हैं, सर मैंने रोज मॉक टेस्ट देता हूं लेकिन मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। बेटा उसका एक ही रीजन है कि आप 6 से 7 घंटे उस मॉक टेस्ट को रिवीजन नहीं करते हो। आप रोज 6 से 7 घंटा मॉक टेस्ट को रिवीजन करें, 4 से 5 मॉक टेस्ट के बाद आपको अपने मार्क्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इतना पेशेंस होता ही नहीं है। हम सोचते सर ऐसा क्या कर लेंगे हम 3 घंटा बैठकर, 3 घंटा रिवाइज करके क्या कर लेंगे, 3 घंटा हम उसका एनालिसिस करके क्या करोगे। रिवीजन मतलब एनालिसिस, एनालिसिस बोल दो, रिवीजन बोल दो। आप ये मान के चलो आपको एनालिसिस कैसे करना है मैं समझाता हूं। आप ये मान के चलो
कि ये सवाल मुझे उस्ताद बनना है, अब इसकी उस्तादी के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आपका एनालिसिस का पार्ट हो गया, उस पोर्शन का पार्ट हो गया। जैसे ही आप ये वर्ड सोचोगे कि मुझे इस पेपर का उस्ताद बनना है, तो अपने आप पाओगे कि 6 घंटा तो पेपर देने में लगे, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, और 6 घंटा ही उनके रिवीजन और एनालिसिस में लग गए। कभी कभी कुछ बच्चों को 8 घंटे भी लग गए। तो ये आपको उस्तादी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए जेईई एडवांस में पकता है बच्चा। और जब पकता है, फल पक जाता है, पकता मतलब वो इरिटेट वाला पकना नहीं बोल रहा हूं मैं, फल पक जाता है तो उसमें मिठास आती है और वही स्वादिष्ट होता है। यही जेईई एडवांस का फल आपको मिलेगा, जो आईआईटी कॉलेज में आपके एडमिशन के रूप में आपको नजर आएगा। तो ये पेशेंस आपको रखना है, ये हार्डवर्क आपको करते रहना है, अपने आप कर लोगे। इसीलिए जब इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्यूरेसी पर फोकस होने में मदद मिल जाएगी, आप फोकस हो जाओगे। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करोगे, रोज 15 घंटे पढ़ाई करोगे ना, तो ये एंजाइटी नहीं रहेगी कि मैं कितने सवाल टिक करूं, तुक्का मारूं। जो रोज मेहनत करेगा उसका तुक्का मारने का मन करेगा ही नहीं, और जो रोज मेहनत नहीं करेगा वो डेफिनेटली एग्जाम में तुक्का मार के आएगा। तो बाकी आप खुद समझदार हैं कि होता क्या है। एक्यूरेसी इतनी रखनी है कि आपको पता रहेगा कि आपने जो किया है वो सही किया है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे, ये तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। नहीं बेटा, जो बच्चा रोज मेहनत करता है ना, उसको पता होता है कि वो सही करके आया है। यही खूबसूरत बात आप याद रखना, और इसी मूल मंत्र के साथ आप रोज पढ़ाई करना। रोज 15 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं होता एक आम बच्चे के लिए, एक आम किसी भी इंसान के लिए। उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस कहीं से भी हो सकते हैं। आप अपने घर वालों को बोलिए कि आप मेरी इसमें 15 घंटे 14 घंटे पढ़ने में मदद कीजिए, 12 घंटे पढ़ने में, कम से कम 12 घंटे पढ़ने में मेरी मदद कीजिए। जब घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, आपको टाइम टेबल बनाने में मैनेज करेंगे, आपका टेक केयर करेंगे, आपको समय पर पानी ला के देंगे, खाने का ध्यान रखेंगे, तो आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये अकेला बच्चा नहीं कर पाता, आप अपने एक शेड्यूल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फोन पे घर वालों को बता दें कि भाई आपका ये शेड्यूल चल रहा है, उस पर आप, अगर घर वाले दूर रहते हैं तो फोन पे बता दीजिए कि मेरा शेड्यूल में आप मेरे को टाइम पे जगा देना। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स की, घर वालों की, बड़े भैया दीदी की हेल्प ले सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयर ग्रुप बना के मत पढ़ना, उसमें बातें ज्यादा होती है, काम कम होता है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे इंटरेक्शन रख सकते हो, वो अच्छा है। जो बाकी कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग कोई ना समझ बच्चे नहीं है, लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद दिलानी होती है ताकि आप रास्ता गलत ना चूज करें। कैलकुलस में ऑर्डर क्या होगा, फंक्शन से स्टार्ट मत करना, बताया मैंने। डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर एरिया, फिर लिमिट्स और डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी का नाम नहीं लिया क्योंकि कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगी, तुमको पता है, पढ़ के आए हो। लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी के ही सवाल टफ आते हैं, और ये दोनों हो गए तो कंटिन्यूटी कर लोगे। एक आध दो सवाल जो मिसलेनियस होते हैं वो देख लेना एक बार, अगर आपने स्टार मार्क किए हो तो। मैं सिलेक्टेड टॉपिक की लिस्ट दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोला कि सारे कर पाओगे, सारे अपने आप हो जाएंगे। जब आप उल्टा डायरेक्शन में शुरू करोगे, अपने आप चीजें इसी ऑर्डर में आपको अटेम्प्ट करनी है। तो आप सोचो कैलकुलस अच्छा हो जाए कि नहीं होगा, कम एफर्ट में कैलकुलस होगा। अगर फंक्शन से स्टार्ट करोगे तो एरिया डिफरेंशियल तक पहुंचते पहुंचते शायद आप 20 दिन भी लग जाएं, लेकिन ऐसे काम करोगे तो 10 दिन में मैनेज कर सकते हो। तो अपना टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन वहां कोऑर्डिनेट से तैयार हुए, यहां पर आप देख लो कि कम से कम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन यहां से तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन आप तैयार नहीं कर सकते क्योंकि सवाल की मिक्सिंग बहुत हैवी आती है, लेकिन फिर भी कुछ तो मैनेज कर ही सकते हो, कुछ तो मैनेज कर ही सकते हो। तो इस ऑर्डर में करके देखो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ऑर्डर है अलजेब्रा का। बाकी ये सब तैयार होने के बाद अलजेब्रा लास्ट में करो, क्योंकि अलजेब्रा में जो मैनिपुलेशंस होते हैं ना, और लास्ट में जब करके जाओगे या कैसे भी करके जाओगे, तो ब्रेन उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करता रहेगा। आप सोच पाओगे क्या करना है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इससे स्टार्ट करो। बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा सा इजी पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चों को बाइनोमियल थ्योरम से बहुत डर लगता है, तो वो उसको पीवाईक्यू से धुनाई करे। लास्ट 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के जितने पीवाईक्यू लगा सकता है उतना लगाएगा, अपने आप ब्रेन उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देगा। इस सीक्वेंस में काम करो। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर करना हो, किसी बच्चे को सीक्वेंस सीरीज बाद में करनी हो, तो वो मैनेज कर सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोबेबिलिटी ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना तरीका है मैनेज करने का। और पीएनसी आप
जितना कर पाओगे उतना, और करना इस ऑर्डर में। एक ऑर्डर तय कर लो, कागज पे लिख लो मुझे इसी ऑर्डर में करना है। ऑर्डर चेंज मत करना, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ऑर्डर चेंज मत करना। अगर आपने कोई ऑर्डर बनाया उसको फाइनली लॉक करना। मैंने अपना सजेशन दिया है क्योंकि वो टेस्टेड सजेशन है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके सजेशंस को फॉलो करो, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है वो कोई भी जो है स्पेशली टीचर होना चाहिए, ये याद रखना। बड़े भैया दीदी जो आईआईटी में पहुंच गए, वो एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे बच्चा सेलेक्ट करवा सकते हैं। वो खुद को सेलेक्ट करवा दिए वो अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे को सेलेक्ट करवाने का एक्सपीरियंस बड़े भैया दीदी में नहीं होता, ये याद रखो। जो टीचर्स होते हैं, जो अनुभव उनको रहता है, हर साल रोज बच्चों को देखते हैं, तो उनको ज्यादा पता होता है कि किस ऑर्डर में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो आप टीचर्स की बात सुनो। ठीक है, बाकी पॉजिटिविटी बना के रखना बहुत जरूरी है। आखिरी के 7 दिनों में एंजाइटी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जगह चीज़ों को रिवाइज करने का ध्यान रखें। जितना रिवीजन आप करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अगर ढंग से प्लान करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। और आखिरी में आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने वेक्टर थ्योरी का नाम नहीं लिया। सर वेक्टर थ्योरी बच्चों आपने बहुत पढ़ाई करी है, जेई मेन में वेक्टर और थ्योरी के बहुत सारे सवाल किए हैं। थ्योरी में प्लेन नहीं आया मैं मानता हूँ, लेकिन आईक्यू तो उतना डेवलप हो ही गया, तो आप प्लेन के सवाल यहाँ पर थ्योरी में प्रैक्टिस कर सकते हो। और वेक्टर की भी बहुत टफ सवाल आते नहीं है जेई एडवांस में, हो सकता है इस साल आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। थ्योरी में कभी कभी एक आध सवाल टफ आता है। तो देखो जेई एडवांस अनप्रेडिक्टेबल तो है कि टफ किससे आएगा, लेकिन किस लेवल तक जाएगा वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो पीवाईक्यूज को देखकर, अच्छे सवालों को देखकर। यहाँ पे बच्चे कई बार सोचते हैं सर मैं ये बुक लगा लूँ वो बुक लगा लूँ, वैसा मत करना। सिलेक्टेड सवाल करना ज़्यादा अच्छा है, अभी बुक लगाने का समय ज़्यादा नहीं है, वो आइडिया गलत है, क्योंकि पूरी बुक आप लगा नहीं पाओगे, कोई सी बुक लगा नहीं पाओगे इस समय 30 दिनों के अंदर। अभी टाइम रिवीजन का है, अच्छे क्वेश्चन से फटाफट रिवीजन का है, तो वो बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्जाम से पहले आराम से सोना, प्रेशर रिलीज करने पे पूरी 8-9 घंटे की नींद लेना, और डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो। हर 2 घंटे बाद मन को शांत करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। लगातार 4 घंटे पढ़ना सही नहीं है, लगातार 3 घंटे पढ़ना अभी सही नहीं है। आप 1.5-2 घंटे बाद ब्रेक ले सकते हो। जिनके अंदर कैपेसिटी है वो भी 6 घंटे तो लगातार नहीं पढ़ सकते, तो इस बात का ध्यान रखते हुए ब्रेक बहुत जरूरी है 5 से 10 मिनट का, ताकि वो ब्रेन में स्टोर हो जो आप पढ़ रहे हो। वरना एग्जॉस्ट हो जाओगे, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्योंकि हमें 14-15 घंटे की रोज पढ़ाई करनी है, और वो एक दिन के लिए नहीं करनी है, लगातार करनी है, इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई। बाकी आप लोग स्वयं अनुभवी हैं, स्वयं अपनी एक लर्निंग कर रहे हैं, और हर बच्चे की जो लर्निंग और जर्नी होती है जेई की वो अलग होती है, इसलिए सबकी रैंक अलग अलग होती है। लेकिन मैंने कुछ कॉमन पॉइंट बोले हैं जिससे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। मैंने सेलेक्टेड चैप्टर बताए कि ये कम से कम करके जाइए, जिससे आपका 50-60% वेटेज कवर हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये वो सेलेक्टेड चैप्टर है जिनको करने के बाद एक्चुअली में आपका पूरा जेई एडवांस का सिलेबस कवर हो जाता है। ये बड़े काम की बात है, क्योंकि आपका आईक्यू इतना डेवलप हो जाता है। अगर आपने इन सब चैप्टर में मास्टरी कर ली तो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वो मैनिपुलेशन सीख जाते हैं अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद हो तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को करें कि आपकी जो घिसाई है, आपकी मेहनत है, जो आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको खुशी दे। परिणाम क्या आएगा इसकी चिंता करे बिना आप इस जेई की जर्नी को एंजॉय करें। आपने हार्डवर्क करना सीख लिया तो आप जिंदगी की कोई सी भी जंग जीत सकते हैं, कहीं भी रहकर। ये बड़ी बात है। हार्डवर्क इज द की। बाकी शुभकामनाएं एलन की तरफ से और मेरी तरफ से आपको है ही। ऑल द बेस्ट।